Assalamu alaikum. How are you all, guys? And it is my fourth video today, and I'm just trying to make easy learning English literature. So मैं कोशिश करता हूँ कि आसान वर्डिंग में, आसान अल्फाज में आपको समझा सकूँ इंग्लिश लिटरेचर को। तो ये मेरे चैनल का स्टार्टअप है, तो इंशाल्लाह इस थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन हो जाए तो फिर मैं डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करूँगा और बेहतर की कोशिश करूँगा कि और बेहतर तरीके से आपको अपनी बात समझा सकूँ और आपके लिए लिटरेचर को बहुत इजी कर सकूँ। तो आज की हमारी टिप तो ये है कि लिटरेचर को सीखने के लिए सबसे पहले आपने लिटरेचर में खोना होगा। लिटरेचर के लिए अपने दिल में एक मोहब्बत पैदा करनी होगी। लिटरेचर के लिए आपको उसमें शौक़ पैदा करना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो लिटरेचर आपको ख़ुद बुलाएगा। लिटरेचर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बेसिकली बाकी सब्जेक्ट से ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ता है, तब जाके इंटरेस्टिंग बनता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ द पोएम ए पॉइजन ट्री बाय विलियम ब्लेक। तो हम आज सिर्फ इस एक पोएम का एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन इसको एज अ मॉडल यूज़ करके कर रहे हैं, क्योंकि मकसद हमारा ये है कि कोई भी पोएम अगर एग्ज़ाम में आती है कि इस पोएम का एनालिसिस करें, तो हम उसको इसी तरीके से हल कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एनालिसिस में ये नहीं पता होता कि किस तरतीब से कैसे जाके कैसे एनालिसिस करते हैं। हालांकि उनको उस पोएम पे बहुत ज़्यादा उनके पास नॉलेज होती है उसके बारे में, लेकिन उसका एनालिसिस नहीं कर पाते, क्योंकि एनालिसिस एक अलग चीज़ है। एनालिसिस में आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि हमने क्या क्या लिखना और क्या क्या नहीं लिखना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बताऊंगा कि इस पोएम में पोइट कहना क्या चाह रहे हैं, उसकी समरी, और उसके साथ ही आगे मैं आपको इसमें बताऊंगा कि एनालिसिस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और उसके किस तरतीब से आती हैं और किस तरह आपने लिखनी है, जो कि एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस कर देंगी। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जितना नॉलेज मेरे पास है वो मैं आप लोगों से शेयर करूं, ताकि आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। आज पॉइजन ट्री को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो विलियम ब्लेक का इंट्रोडक्शन है। आपने जब भी किसी पोएम का एनालिसिस लिखना है ना, उसमें भी सबसे पहली चीज़ क्या आती है, पोइट का इंट्रोडक्शन आता है, ठीक है। पोइट का इंट्रोडक्शन में आपने लिखना है, जैसे विलियम ब्लेक की ये पोएम है अ पॉइजन ट्री, तो आपने पहली लाइन में लिखना है कि अ पॉइजन ट्री इज़ रिटन बाय विलियम ब्लेक हु बिलोंग्स टू द एज ऑफ एंड काउंटेड एज द प्री रोमांटिक पोइट या प्री रोमांटिक एज या प्रो रोमांटिक एज, जो भी आप कह सकें, क्योंकि ये रोमांटिक एज से जस्ट कुछ टाइम पहले का है और इसकी ये भी नेचर को ही वो करता था, इंस्पायर करते थे। तो इसीलिए इनकी जो पोइट्री है उसमें रोमांटिसिज्म की थोड़ी बहुत हमें वो चीज़ें मिलती हैं, तो इसलिए इसको प्रो रोमांटिक या प्री रोमांटिक पोइट भी कहते हैं। तो इनकी यहाँ पे ये इतनी ज़रूरी चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जो इंट्रोडक्शन है उसका आप लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना है ना, तो उसको थोड़ा बढ़ाने के लिए आपको लिखना चाहिए कि वो 1757 में पैदा हुआ, 1827 में उसकी डेथ हुई। तो इसमें आपने बताना है कि उसकी डेथ की वजह आप बता दें कि इस वजह से वो उसकी डेथ हुई है, ठीक है। तो इसके अलावा उसकी लाइफ के बारे में बताना है कि लोगों का उसके बारे में क्या व्यू था। तो ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन में आ रहा है सारा, उसकी हिस्ट्री में आ रहा है। तो दूसरी चीज़ आ जाती है कि उसको लोग मैड एंड इंसेन कहते थे, पागल और जुनूनी कहते थे। क्यों, किस लिए कहते थे? उसकी कुछ बातें ऐसी थी कि वो बचपन से ही ना थोड़ा सा मिथोलॉजिकल था, यानी कि वो मिथ्स पे यकीन करने वाला ऐसा इंसान था जो रिलीजियस टाइप था, थोड़ा सा वो भूत वगैरह इन चीज़ों पे वो बिलीव रखता था। तो उसकी बातें इनसे मुताल्लिक ही होती थी, तो लोग इसलिए उसको थोड़ा सा उसको पागल और इंसेन समझते थे। तो उसकी कुछ वजूहत थी, क्योंकि उसने अपने वो कहता था कि मैंने अपने बचपन में अपने भाई की रूह को देखा है, और दूसरा ये कहता था कि मैंने अपनी खिड़की से गॉड को देखा है। तो ये सारी इलॉजिकल सी बातें हैं, लेकिन ये है कि वो कहता था कि मैंने गॉड को देखा है, अपनी खिड़की से देखा है। तो इन बातों की वजह से, कुछ उसके बिहेवियर की वजह से लोग उसको पागल कहते थे। विजनरी पोइट था, ये उसकी क्वालिटी भी है कि
वो अपना एक विजन उसके पास था, उस विजन पे वो लिखता था और उसके बारे में बात करता था। उसका विजन क्या था? उसका विजन था मोरालिटी। वो मोरालिटी के बारे में लिखता था, वो इंसानियत के बारे में लिखता था, वो इंसानियत को मोरालिटी सिखाने के लिए लिखता था। बिलीव्स दैट मैरिज इज़ अ स्लेवरी। अच्छा, ये बहुत सारे पोइट्स, बहुत सारे लोग ऐसे गुजरे हैं जो कि इस चीज़ पे फ्री लव पे बात करते थे, यानी कि लव इज़ फ्री ऑफ बॉन्ड, यानी कि इसमें कोई मैरिज बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है, कोई निकाह की ज़रूरत नहीं है। ये फ्री लव मतलब ये इनका कंसेप्ट वो लिबरलिज्म था वाला था कि हम आपस में ज़रूरी नहीं है कि साथ रहने के लिए शादी ज़रूरी है, बल्कि आप वैसे भी एक दूसरे से मोहब्बत कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ये तो था तो गलत कंसेप्ट, लेकिन इसका यही था, ये बिलीव करता था कि मैरिज इज़ अ स्लेवरी, मैरिज तो एक गुलामी है, यानी कि ये जो बॉन्ड है एक दूसरे के साथ, ये गुलामी है, एक दूसरे की मर्ज़ी से चलना है, एक दूसरे की मर्ज़ी से हर बात माननी ना माननी, ये वो, तो इन चीज़ों को ये स्लेवरी समझते थे, स्लेवरी कंसिडर करता था ये विलियम ब्लैक। अच्छा, ये तो होगी इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, इसमें आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये अगर आप लिखेंगे तो एक आध पेज इसका बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद उसके हम फेमस वर्क्स का बताएंगे कि उसने कौन कौन सी फेमस राइटिंग्स की हैं। तो उसकी सबसे पहली जो थी वो पोइटिकल स्केचेस थी। पोइटिकल स्केचेस उसने लिखी 1783 में, ठीक है। उसके बाद उसने लिखा ऑल रीजन और वन 1788 में। उसके बाद उसने लिखा सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस 1789 में। उसके बाद चौथा वर्क उसका था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस 1794। तो इसके साथ मैंने 3 स्टार्स लगाए हैं क्योंकि ये हमारे लिए कंसर्निंग है आज की इस वीडियो में, इसलिए क्योंकि जो हमारी आज की पोइम है अ पॉइजन ट्री, जिसका हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, वो इसी कलेक्शन से हमने ली है। और इसमें टोटल आई थिंक 26 पोइम्स थी। और इसमें एक आपको एक्स्ट्रा नॉलेज में देना चाहूँगा कि ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन दोनों को इसने इकट्ठा करके फिर एक वर्क बना दिया था। उस वर्क का नाम कोई जहन में नहीं आ रहा, तो शायद मैं वो यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ। तो ये है कि इन दोनों को इकट्ठा करके फिर उसने एक वर्क बनाया था। ये आपके जहन में वो एक MCQs किसी में भी आ सकता है। तो इसका जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस था वो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाइल्ड पॉइंट ऑफ व्यू था इसका, कि उसके नज़रिए से इसने लिखी थी। और तो ये इन दोनों को मिक्सअप करके, यानी कि जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस थे वो एज पॉइंट ऑफ व्यू है एक बच्चे का, और ये जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है इसमें जितनी भी कलेक्शन है वो एक अडल्ट के नज़रिए से, यानी कि जो हमारे पॉलिटिक्स और अडल्ट्री ये सब चीज़ें हैं, इसमें वो उस तरह की पोएम्स इसने डिस्कस की हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास वो जो एलिमेंट स्केल हैं, वो जो स्टेप स्केल हैं, जिनसे हम एक पोएम को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम एंड पोइट। पोएम का भी इंट्रोडक्शन देना है, उसकी हिस्ट्री बतानी है, और उसके साथ ही पोइट का भी इंट्रोडक्शन देना है कि पोइट के बारे में जो हमने अभी इंट्रोडक्शन दे दी है, पहला स्टेप हम कर चुके हैं, ठीक है। अभी दूसरा स्टेप इसका क्या है? थीम ऑफ पोएम। थीम ऑफ पोएम इसके बाद हम करेंगे, जो अगला स्टेप है हमारा वो थीम ऑफ पोएम है। तो जब आप एनालिसिस लिखना चाहेंगे पेपर में ना, तो आपने ऐसे ही करना है। सबसे पहले तो आपने इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम एंड पोइट करना है, यानी कि आपने बताना है कि ये किस पोइट ने लिखी है और किस मकसद के लिए लिखी है और किस टाइम में लिखी है, उसकी पोइट की अपनी हिस्ट्री भी और पोएम की हिस्ट्री भी, वो चीज़ें इसमें करनी है। उसके बाद आपने बताना है थीम ऑफ पोएम। थीम ऑफ पोएम क्या मतलब, आपने जर्नली डिस्कस करना है, उसका पूरी समरी नहीं कर देनी, आपने थीम बताना है उसका कि मेन थीम क्या है। जैसे हमारी ये पॉइजन ट्री, इसकी विलियम ब्लैक की इसका थीम क्या है? मैनेजमेंट ऑफ एंगर है, ठीक है। इस पर 2-3 लाइन आप लिख सकते हैं, बस 2-3 बहुत हैं। अच्छा, उसके बाद आपने लिखना है लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच, जो ये चीज़ें यूज़ हुई हैं, यानी कि जो फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ हुई है, तो उसको आपने यहाँ पे तीसरे नंबर पे लिखना है। जैसे मेटाफर, सिम्बली, कोई एलिट्रेशन, कोई कैजरा, कोई भी इस तरह की लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है, लिटरेरी टर्म यूज़ हुई है, तो वो आपने उसमें लिखनी है। उसके बाद आ जाते हैं हम ओन पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट पोएम एंड पोइट, ठीक है। जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे, ये कहीं पे भी आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, कहीं पे कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन ये स्पेशल पॉइंट आपके लिए है कि जब कभी भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखेंगे उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता।
हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर इंसान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ को देखता है। और लिटरेचर के स्टूडेंट्स, उनके लिए ये खुली आज़ादी होती है कि वो हर चीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं और उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको कंसीव कर सकते हैं, उसको वो बयान कर सकते हैं। तो आप जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखेंगे पेपर में, एक तो उससे क्वेश्चन की लेंथ बढ़ेगी, उसमें थोड़ी सी जान आएगी और एग्जामिनर को पता चलेगा कि ये स्टूडेंट जो है इसमें कैपेबिलिटी है, इसमें क्रिएटिव राइटिंग है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप लाजमी अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखें, ठीक है। और पोइट के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखें कि उस पोइट ने जो ये पोइम लिखी है आपके ख्याल में उसने ठीक किया है, गलत किया है, उसने इसमें ये गलती की है, नहीं की है, जो भी है, मतलब थोड़ा सा उसको क्रिटिसाइज करना है या अप्रिशिएट करना है, वो आपकी मर्जी है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्रिटिक्स अबाउट पोइम, अब आपने देखना है कि क्रिटिक्स, मुख्तलिफ क्रिटिक्स इस पोइम के बारे में क्या कहते हैं, ठीक है, वो आपने इसमें लिखना है। तो ये भी आपका काफ़ी हो जाएगा। उसके बाद कंक्लूजन, हमेशा आप याद रखना, पहला पेज इंट्रोडक्शन, लास्ट पेज कंक्लूजन, एग्जामिनर को बहुत इम्प्रेस करते हैं। और ये ना हो तो आपका कोई इम्पैक्ट इतना खास नहीं पड़ता एग्जामिनर पे। अगर आपने कोई लॉन्ग क्वेश्चन में मार्क्स गेन करने हैं तो ये दो चीज़ें तो मस्ट हैं, आपका इंट्रोडक्शन और आपके कंक्लूजन, ये दो होंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, नहीं होंगे तो आपके मार्क्स नहीं गारंटी के कोई अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में। तो अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके अच्छे मार्क्स ना आएँ, ठीक है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई पोइम बंदे को सरसरी से उसका पता होता है, उसका थीम भी आता है, लेकिन उसका उस पर बंदे को ज़्यादा लिखना नहीं आता कि इस पर मैं ज़्यादा लिखूं कैसे, इसकी मैं लेंथ कैसे बढ़ाऊं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो लिखने से मार्क्स आते हैं। तो इसके लिए आपने उसमें अपना ओन पॉइंट ऑफ व्यू, जब ओन पॉइंट ऑफ व्यू आ गया ना, उसमें आपने पेपर में मेंशन करना है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखेंगे तो उसके मार्क्स कभी नहीं कटेंगे, एग्जामिनर कभी नहीं काटेगा, एग्जामिनर कभी नहीं रिजेक्ट कर सकता कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये क्यों लिखा है आपने, ये गलत है या कुछ भी। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप किसी तरीके से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लिटरेचर तो यही है, लिटरेचर को आप अपने तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एलिमेंट्स, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है इसका, पहले तो इंट्रोडक्शन कर लिया, अब हम इसका कर रहे हैं पोएम का थीम और इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अच्छा, इसकी सिंपल समरी मैंने लिखा है। सिंपल समरी से मुराद ये, बहुत जगह समरीज मिलेंगी आपको, लेकिन वो इतनी इजी और आसान वर्डिंग में नहीं होगी जितनी इजी करके आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। आई वॉज वेरी एंग्री विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ बहुत गुस्सा था, यानी कि पास्ट टेंस यहाँ पे उसने यूज़ किया। आई टोल्ड माई रेथ डिड एंड। अच्छा, वो कहता है कि मैंने उसको अपना गुस्सा बताया, यानी कि वो अपने पहली लाइन में वो कह रहा है मैं अपने फ्रेंड से गुस्सा था लेकिन मैंने उसको अपना गुस्सा बताया भाई कि मैं आपसे गुस्सा हूँ। माई रेथ डिड एंड, तो डिड जो लगा है ना, डिड आपने हमेशा याद रखना है कि जब डिड वर्ब से पहले इस तरह का कोई, जैसे आई डू गो, तो इस तरह, मतलब ये ग्रामर में इसको कहते हैं जब किसी चीज़ पे आपने एम्फेसाइज करना हो ना, इम्फेटिक इम्पैक्ट डालना हो आपने, तो आप डिड लगाते हैं वर्ब से पहले, ठीक है। चलिए ये तो बात की बात है, लेकिन माई रेथ डिड एंड, वो यहाँ पे बता रहा है कि मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया, मैंने अपने दोस्त को बताया। तो आई वॉज एंग्री विद माई फो, ठीक, यहाँ पे वो एंटीथीसिस यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये भी एक टर्म है, वो आपको मैं आगे इसके एनालिसिस में बताऊंगा। आई वॉज एंग्री विद माई फो किसको कहते हैं, दुश्मन को कहते हैं, ठीक है। फो दुश्मन। आई टोल्ड इट नॉट, मैंने उसे ये नहीं बताया। माई रेथ डिड ग्रो, मैंने उसको अपना गुस्सा नहीं बताया और ये गुस्सा मेरे अंदर बढ़ता गया, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें बता रहा है। पहली चीज़ वो बता रहा है कि जब मेरा गुस्सा बढ़ा दोस्त के साथ तो मैंने दोस्त को तो बता दिया, लेकिन दुश्मन के साथ बढ़ा तो मैंने उसको नहीं बताया। तो इसके वो आगे इम्पैक्ट, इसके जो रिजल्ट्स कंक्लूजन बताएगा वो आगे बताएगा। अच्छा, एंड आई वाटर्ड इट इन फियर्स, ये किसके बारे में बात कर रहा है, और मैंने उसको पानी दिया इन फियर्स, अपने आंसुओं से। कह रहा है कि जैसे पौधे को पानी दो ना तो वो बढ़ता है, कहते हैं इसी तरह जो गुस्सा था मेरे अंदर मेरे दुश्मन के मुतालिक, उसको मैंने पानी दिया, किससे, अपने आंसुओं से, यानी कि मैं रोता रहा। और यहाँ पे रोने से मुराद ये है कि मैं सोचता रहा, मैं उसमें परेशान रहा और मैंने उसको पानी दिया जो गुस्सा मुझे था और उसको मैं मज़ीद बढ़ाता गया। नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स, नहीं सॉरी, फियर्स मीन डर से,
यानी कि मैंने अपने एक डर से कि उसको मैंने बढ़ावा दिया, उसको मैंने बढ़ाया। नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स, सुबह और शाम अपने आंसुओं से, यानी कि मैं सुबह शाम अपने आंसू बहाता रहा था और मेरा गुस्सा और ज़्यादा मेरे अंदर बढ़ता रहा, जो कि नफरत बनता गया। एंड आई सन्ड इट with smiles and with soft deceitful voice। तो वो कहता है कि आई सन्ड, मैंने इसको चमकाया, इट विद स्माइल्स, मन यानी कि वो कह रहा है कि मैंने इसको, जो मेरे अंदर नफरत थी, गुस्सा था, इसको मैंने एक छुपा के रखा, किससे? अपने चेहरे की चमक से, स्माइल से। यानी कि मैं अपने दुश्मन को ये शो करता रहा कि मैं उसका दोस्त हूँ या मैं उससे खफा नहीं हूँ, मैं उससे खुश हूँ, मैं स्माइल करके उससे बिहेव करता रहा। ठीक है। डिसीटफुल वॉइस, यानी कि मैं उसको धोखे में रखा, मैंने उसको सच नहीं बताया कि तुम्हारे बारे में मेरे दिल में ये नफरत है, मैं तो उसको धोखा देता रहा और उसके सामने तो मैं स्माइल करता रहा। एंड इट ग्रीव बोथ डे एंड नाइट, ये सुबह शाम बढ़ता गया। क्या? वो जो गुस्सा उसके दिल में था, जो नफरत उसके दिल में थी उस दुश्मन के लिए। टिल इट बोर एन एपल ब्राइट, यहाँ तक के जब तक के वो एक ब्राइट एप्पल नहीं बन गया, यानी कि एक सफ़ेद चमकदार सेब नहीं बन गया। ठीक है। यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है कि पहले तो गुस्सा जो था मेरे अंदर था, ठीक है, लेकिन उसको मैंने अपने अंदर इतना बढ़ावा दिया कि वो एक सेब, चमकदार सेब की तरह सामने आ गया। मतलब अब वो चमक रहा था और वो सबको पता चल रहा था कि ये इससे नफरत करता है। एंड माई फो beheld इट शाइन and we knew that it was and he knew that it was mine। और वो कहता है कि मेरा जो दुश्मन था उसने इसको चमकते हुए देख लिया। ठीक है। यानी कि मेरा जो उसके बारे में वो नफरत थी, जो गुस्सा था, उसको उसने महसूस किया। एंड ही न्यू दैट इट वाज माइन, तो वो समझ गया कि ये जो गुस्सा मेरे अंदर है वो उसी के लिए है और ये जो नफ़रत है वो उसके लिए है। तो उसने उस चीज़ को पहचान लिया। हालांकि ये उसको धोखे में रखा हुआ था, इसने ये छुपा रहा था, लेकिन फिर भी उसको महसूस हो गया। एंड इन टू माई गार्डन स्टॉल व्हेन द नाइट had wheeled the pole, in the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree। कह रहा है कि और ऐसा हुआ कि मेरे गार्डन में जब सुबह का उजाला हुआ ना, जो रात का अंधेरा था उसका रात का पर्दा हटा। इन द मॉर्निंग आई ग्लेड आई सीली, तो सुबह में उठ के मैंने देखा कि मेरा जो दुश्मन है वो बाजू फैलाए पड़ा है मेरे गार्डन में। यानी कि वो कह रहा है कि जो उसके ख़िलाफ़ मेरे दिल में नफ़रत थी वो इस हद तक बढ़ गई थी कि वो उसको पता चल गया था कि मैं उससे नफ़रत करता हूँ। तो वो मेरे घर आया, यानी कि अंधेरे में आया, किसी तरह मुझे नुकसान पहुँचाने आया। तो वो उधर ही मेरे घर में आके उसने जब मुझे नुकसान पहुँचाने आया, मैं उससे नफ़रत करता था, मेरी नफ़रत की वजह से उसको पता चला है तो वो मेरे ख़िलाफ़ आया है। तो ठीक है, उसका वो कह रहा है ये रिज़ल्ट निकला है कि वो मेरे घर में सुबह ऊंधे मुँह पड़ा था, बाजू खोल के, और मतलब मरा हुआ था। किस वजह से? क्योंकि उसने भी इस नफ़रत को महसूस कर लिया था और इस नफ़रत का जवाब देना चाहा था। वैसे तो ये थोड़ी सी सिंपल सी पोइम है, तो इसका जो थीम है वो बहुत वास्ट है, बहुत वाइड है, इतना वाइड है कि आप इस पे लिखना चाहें तो आप, मैं कहता हूँ कि एक इंसान जो थोड़ा सा भी लिखना जानता हो वो इस पे बहुत कुछ लिख सकता है, क्योंकि ये पोइम ही ऐसी है, छोटी सी पोइम है और ये हमें सबक बहुत बड़ा दे रही है। इसमें हम देखें तो वो क्या कह रहा है, जो विलियम ब्लैक है वो इसमें इंसानी नेचर को बता रहा है। वो कह रहा है कि अगर आप आपके दिल में किसी के ख़िलाफ़ कोई नफ़रत है, कोई गुस्सा है, तो वो उसको बता दें। आप उसको बताने से ये होगा कि आपकी जो नफ़रत, जो गुस्सा है वो ख़त्म हो जाएगी, तो आपकी आपस में दुश्मनी नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप उसको दिन रात सोचते रहेंगे, आप उस पर दिन रात कुटते रहेंगे, अपना खून जलाएंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे, तो इससे ये होगा कि आपका भी नुकसान होगा और उस इंसान का भी नुकसान होगा जिसके बारे में आप नफ़रत रखते हैं। और उसने एग्जाम्पल दिया कि मैं अपने दोस्त को बताता हूँ। वो किससे क्या मुराद है कि जब आप किसी को अपना गुस्सा बता देते हैं ना कि मैं आपसे गिला करते हैं कि मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, तो उसको आपका गुस्सा, आपका गिला हो जाता है, आप उससे दुश्मनी नहीं बनती आपकी, वो आपका दोस्त बन जाता है। लेकिन जिसको आप नहीं बताते तो वो आपका दुश्मन बन जाता है। उसके कहने का मकसद ये था। कहते हैं कि फिर मैं
दिन रात रोता और कुड़ता और ये सब इन चीज़ों ने क्या किया, मैं उसको फिर भी नहीं बताया। मैंने वो विलियम ब्लेक कह रहा है कि मैंने उसको फिर भी नहीं बताया, लेकिन मेरे अंदर 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 एक दरख्त बढ़ता गया, नफ़रत का एक दरख्त, गुस्से का एक दरख्त बढ़ता गया। और फिर उस पे एक उसने कहा है कि सिंबलिज्म यूज़ किया ना उसने, कि एक ब्राइट एप्पल जो कि बहुत पॉइजनस था, जो कि बहुत जहरीला था, वो लग गया। कहता है कि मेरी नफ़रत मैं छुपाता था, मैं उसको शो नहीं करता था। यानी कि हम लोग, उसने यही दिया है कि उसने यही कहा कि इंसान जो है ना, हम नफ़रत को अपने दिल में पाल लेते हैं, इतना पाल लेते हैं, हालांकि ज़ाहिरी तौर पे हम मुनाफ़क़त में एक दूसरे से हंसी खुशी बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से, कि नहीं नहीं ऐसे नहीं है, मैं तो आपका दोस्त हूँ, ये वो, तो मतलब शो ऑफ ऐसे कर रहे होते हैं कि हम एक दूसरे के बहुत प्यारे दोस्त हैं या कुछ ऐसा है, या रिश्तेदार हैं जो भी है। लेकिन अंदर से एक नफ़रत का बीज हमारे अंदर होता है, जो कि कहीं ना कहीं वक्त के साथ आ जाता है। अगर किसी इंसान के बारे में हमारे दिल में कोई इस तरह का हेटर्ड या कोई एंगर कुछ भी है, रैत है, कुछ भी है, तो वो वक्त के साथ सामने आ जाता है। तो वो कह रहा है कि आपको चाहिए, इंसान को चाहिए, वो यहाँ पे मोरालिटी सिखा रहा है, मोरालिटी की बात कर रहा है, वो यहाँ पे करेक्टर की बात कर रहा है कि आपको चाहिए कि आपका गिला जो है वो अपने दोस्त से कर लें, अपने रिश्तेदार से कर लें, क्योंकि गिला और गुस्सा हमेशा दोस्त या रिश्तेदार या करीबी या ताल्लुकदार पे ही होता है, किसी गैर पे नहीं होता। तो कहता है उसको जाके बताएं, उससे शेयर करें, ताकि ये आपके लिए भी नुकसानदेह ना हो और उसके लिए भी ना हो। और फिर वो उसमें कहता है कि इसका रिजल्ट क्या निकला, जो उसने यानी कि क्या रिजल्ट निकलता है अगर एक इंसान दूसरे को, किसी इंसान को ना बताए कि मेरे दिल में क्या है क्या नहीं है, तो कहता है उसका यही रिजल्ट निकलता है कि दोनों नुकसान उठाते हैं। क्योंकि जो इंसान जिससे नफ़रत कर रहा होता है, उसका वो ब्राइट एप्पल जो है वो दूसरे इंसान को नज़र आ जाता है। ब्राइट एप्पल से क्या मुराद है, उसकी जो नफ़रत है ना, जब बढ़ती जाती है, जब उसका फ्रूट निकलता है, उस पर फ्रूट लगता है, यानी कि वो जो इंसान नफ़रत कर रहा होता है, किसी न किसी जगह, किसी अपने अल्फाज के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू, किसी न किसी तरह उससे शो हो ही जाता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफ़रत है, गुस्सा है या कुछ है। तो अगला इंसान भी फिर उसको नुकसान पहुँचाने के लिए आता है, अगला इंसान भी फिर उसके खिलाफ हो जाता है। तो इससे दोनों का नुकसान होता है, किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वो कह रहे, वो यहाँ पे पोइट हमें बहुत अच्छा सबक दे रहा है। हालांकि सिंपल उसने सारा कुछ यूज़ किया, लेकिन इसमें सबक बहुत बड़ा है। कह रहा है कि आसान सी बात है, किसी से गिला हो, शिकवा हो तो कर दो, बता दो, ख़त्म हो जाएगा। दिल में रखोगे नफ़रत, गुस्सा, उसको पानी देते रहोगे, यानी कि उसको बढ़ाते रहोगे, सोचते रहोगे, तो वो बहुत बड़ा जहर बन जाएगा, दोनों की ज़िंदगी ख़राब करेगा, आपकी भी और जिससे आप नफ़रत करते हैं उसकी भी। तो ये बहुत अच्छा मॉरल लेसन है जो हमें इस पोएम से सीखने को मिलता है। और यही चीज़ें आप अपनी वर्डिंग में या पेपर में लिख सकते हैं। जब थीम का टाइम आएगा और जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू आएगा ना, तो उसमें आप लिखना कि इन माय पॉइंट ऑफ व्यू poet want to teach us a great moral lesson through the words, through the examples, through this poem। तो इसमें आप आगे ऐड करते जाएं कि वो उसने इंसानों को बताया है कि आपस में नफ़रत नहीं करो, कोई गिला है, शिकवा है तो आपस में कर लो। तो इस पे आप अपना, जब आप पॉइंट ऑफ व्यू लिखने लगेंगे ना, तो मैं कहता हूँ कि आप इस पे 4-5 पेजेस से भी गुजर जाएंगे। तो जब भी आपने क्वेश्चन को लॉन्ग करना है, आपके पास वर्डिंग नहीं है, कोई भी क्वेश्चन है, आज सुन लें, आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, आपको उसको लॉन्ग करना नहीं आ रहा और उसमें मार्क्स ज़्यादा हैं, लॉन्ग करेंगे तो आंसर आएगा, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए हेल्पफुल होगा सबसे ज़्यादा। तो इंशाल्लाह अगर इस वीडियो को थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जल्द ही बनाऊंगा तो सही, लेकिन थोड़ा बहुत फिर बिज़ी भी होता हूं, तो मैं जल्द ही इंशाल्लाह आपके लिए इसकी जो अगला पार्ट है, यानी कि एनालिसिस के दो चीज़ें हमने अभी की हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट और पोएम, एंड दूसरी चीज़ है थीम हमने आज इसका कर दिया है। थीम में इसमें अपना ओन पॉइंट ऑफ व्यू भी, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिए, आप लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। ये 3 चीज़ें कर लिए हैं, बाकी जो रहती हैं लिटरेरी डिवाइसेस, कंक्लूजन, ये चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं मज़ीद बेहतर तरीके से, मुझे हौसला अफजाई हो, मैं मज़ीद बेहतर तरीके से आपको लोगों को पढ़ा सकूँ। कोशिश कीजिए, मेहनत करें, पढ़ें, अल्लाह पाक सबको कामयाब करें, आमीन।